अभी हमने सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बांधने के लिए बीच में किस टाइप का फोर्स काम करता है, उसके बेसिस पर हमने सॉलिड के 4 तरह के क्लासिफिकेशन बनाए। नंबर 1, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बने, आयनिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फिर हम ऐसे कंपाउंड को या ऐसे सॉलिड को क्या बोलते हैं? आयनिक सॉलिड। ठीक है। दूसरा, अगर बीच में मेटालिक बॉन्ड बनता है तो फिर वो सॉलिड क्या कहलाता है? मेटालिक सॉलिड। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है ना। और अगर बीच में वांडर वाल फोर्स है, चाहे किसी भी नेचर का हो, डिस्पर्सन फोर्स वाला हो, लंडन फोर्स वाला हो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो, कैसा भी हो, वेंडर वाल फोर्स होना चाहिए, तो फिर ऐसे सॉलिड को अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है। ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ओके। तो ये एक क्लासिफिकेशन मैंने किया ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, बाइंडिंग फोर्सेस। ओके। अब एक दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, इसी को, सॉलिड को थोड़ा सा और समझने के लिए कि सॉलिड होता कैसे है, कितने टाइप का होता है, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में थोड़ा सा हम इसको समझना चाहते हैं। ठीक है। तो एक तरह का क्लासिफिकेशन हम और बनाएंगे, जिसमें हम किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, तो आंसर है जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको किस तरह से अरेंज किया गया है, वो कैसे रखे हुए हैं, आपस में तो चिपकते ही हैं तभी तो सॉलिड बनता है। तो कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरह से चिपके हुए हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, समझ में आया? तो ये सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, आप नोट कर लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सॉलिड को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। नंबर 1, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। और नंबर 2, दूसरे तरह के सॉलिड को बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है। ये सब नाम आपको ध्यान रखना है, और इससे एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रहता है इस चैप्टर से। कभी इनके डिफरेंस पर ही क्वेश्चन आ जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ रहे हो ना? कभी इनके डिफरेंस में ही क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से समझते जाना। तो 2 तरह के क्लासिफिकेशन हम बनाएंगे सॉलिड के, और ये किस बेसिस पर हम बना रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये आप लिख लीजिएगा ऊपर में। ठीक है ना। अच्छा, अब इनको ध्यान से समझना, दोनों तरह के सॉलिड को 1 बाय 1 में क्विकली आपको बताता हूँ कि ये क्या है। तो पहली चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं? ये क्रिस्टल से बना हुआ है, शब्द इसमें क्रिस्टल आ रहा है, तो ऐसे सॉलिड जिसको हम तोड़ें तो चूरा चूरा हो जाए। ठीक है। क्रिस्टल जैसे निकले, जैसे नमक को जब आप तोड़ते हो तो कैसे बनता है वो? क्रिस्टल जैसा चूरा चूरा हो जाता है। तो ऐसे जितने सॉलिड्स हैं, नमक तो फिर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल जिसमें क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे सभी सॉलिड्स क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। ठीक। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है वो हम देखते हैं। तो नंबर 1, पहली चीज, ठीक है, इस तरह के सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलने से मीनिंग समझ में आ रहा है, एटम की बात भी हो गई, आयन की बात भी हो गई, मॉलिक्यूल्स की बात भी हो गई। ठीक है ना। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है? ठीक है। तो इसको नोट करो। Constituent particles, atom, ion या molecules are arranged in order up to long range। ठीक है ना। ध्यान देना, इसमें एटम कैसे अरेंज रहते हैं? ऑर्डर में। लेकिन ये ऑर्डर कैसे रहता है? लॉन्ग रेंज, बड़ी दूर तक सीरियली रेगुलर मैनर में, ऑर्डर मैनर में अरेंज रहते हैं, बहुत दूर तक। ठीक है ना। जैसे ये मान लो ऐसे एटम्स हैं, ये ऐसे अरेंज हैं, ये ठीक है। फिर ये ऐसे अरेंज हैं, देखो कहीं पर भी इनका अरेंजमेंट बिगड़ नहीं रहा है।
तो ये लंबी दूरी तक, बहुत लॉन्ग रेंज तक इसी तरह से ऑर्डर तरीके से अरेंज रहते हैं इसके अंदर। अब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं ना, एटम से बना होगा तो एटम होंगे, आयनिक कंपाउंड होगा तो ये आयन होंगे, अदरवाइज मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो। इनका अरेंजमेंट देखो कैसा रहता है, एक ऑर्डर में रहता है, और ये ऑर्डर थोड़ी दूर तक चलता है कि लॉन्ग रेंज तक जाता है, लॉन्ग रेंज। तो इस तरह से इसमें लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है बिल्कुल प्रॉपरली ऑर्डर के हिसाब से। ठीक बात, यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसको समझते चलना। अब इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट दोनों फिक्स होते हैं। फिक्स के लिए हम लोग शार्प वर्ड भी यूज़ करते हैं, डेफिनेट वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे फिक्स या शार्प, कुछ भी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह के मटेरियल के लिए दोनों कैसे होते हैं, फिक्स, कांस्टेंट। समझ रहे हो ना? इस पर हम अभी बाद में बात करते हैं कि कैसे, ठीक है, जब अपन एग्जांपल कंसीडर करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसके लिए हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं कि दे आर एनिस्ट्रोपिक इन नेचर। ये एनिस्ट्रोपिक, इसको एनआइसोट्रोपिक भी पढ़ सकते हो, है ना? तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एनिस्ट्रोपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिस्ट्रोपिक? एनिस्ट्रोपिक का मतलब क्या होता है इसको समझना ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है उसमें आप किसी भी डायरेक्शन में देखें, किसी भी डायरेक्शन में जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, किसी भी डायरेक्शन में जाएं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अगर एक ऐसा कंपाउंड हो, एक ऐसा सॉलिड हो जिसमें हर डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती हो, चेंज होती हो, तो ऐसा सॉलिड या ऐसा कंपाउंड क्या कहलाता है, एनिस्ट्रोपिक कंपाउंड। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या चीज़, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टी एक ऐसा शब्द है जिसमें लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो दिखती है, फिजिक्स से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टी जो दिखती हो, जिसको हम सेंस कर सकते हो, नाप सकते हो, जिसको मेज़र कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गई, थर्मल प्रॉपर्टी हो गई, थर्मल कंडक्टिविटी, नाप लेते हो कि नहीं, कितनी हीट है, कम हीट है, ज़्यादा हीट है, इलेक्ट्रिसिटी कितना है, वोल्टेज कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये सब हम मेज़र कर लेते हैं। तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सब के सब सॉलिड्स के क्या कहलाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम इसमें अलग अलग डायरेक्शन में देखें तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो एनिस्ट्रोपिक का मतलब नोट कर लो, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं आपको। जैसे देखिए ना, एक अरेंजमेंट मैं आपको दिखाता हूं मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, मान लो मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा रहता है, एटम का अरेंजमेंट रेगुलर ऑर्डर में और लॉन्ग रेंज तक। तो मान लो ये इस तरह से है, देखो एक एटम है ए और एक एटम है बी, ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये बी, ठीक है,
ऐसे, ठीक है। इस तरह से देखो रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है ऑर्डर में, ए के बाद बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ऐसे अलग अलग। मान लो ये Na है, ये Cl है, तो NaCl, 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 समझ आ रहा है, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, ऐसे एक रेगुलर तरीके से लॉन्ग रेंज तक ऑर्डर के हिसाब से ये अरेंज हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि हम ऐसे देख लेते हैं, देखिए कैसे, मैं आपको बोलता हूं कि आप इसको ऐसे देखो, ये जब हम ऐसे चलेंगे तो हमको मॉलिक्यूल्स कैसे मिलेंगे, देखो बी ए बी ए बी ए बी ए, तो किस तरह का ऑर्डर फॉलो हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, सेम सेम बी ए बी ए बी ए। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि आप ऐसे चलो, ये इस डायरेक्शन में जाओ, अभी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑर्डर कैसे है, बी ए बी ए बी ए बी ए। लेकिन हम इस डायरेक्शन में अगर जाएं तो ऑर्डर कैसे, देखो ए ए ए ए, अगला क्या आएगा, ए ए। तो इस डायरेक्शन की प्रॉपर्टी और इस डायरेक्शन की प्रॉपर्टी सेम सेम होगी क्या, इधर क्या मिल रहा है, NaCl, 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 और इधर क्या मिल रहा है, Na 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 Na। तो अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज होता है। अगर अरेंजमेंट चेंज होगा तो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज, सभी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये बात समझ में आई आपको। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट अगर लॉन्ग रेंज तक होता है। तो अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में जाएं तो हमको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट मिलता है। अगर अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट मिलता है अलग अलग डायरेक्शन में तो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये सॉलिड एनिस्ट्रोपिक नेचर का हो गया। ये बात समझ में आया आपको। आप इसका एक एग्जांपल नोट कर लीजिए। इसका एग्जांपल है जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और मान लो NaCl, लिथियम Cl, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। ये एग्जांपल दिख रहा है आपको, ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, आ रहा है ना। अच्छा, एक और बहुत सुंदर सी प्रॉपर्टी होती है इसकी कि अगर हम ऐसे कंपाउंड को चाकू से काटें, ऐसे सॉलिड को, समझ रहे हो, इसको कट करें, चाकू से करो चाहे किसी भी मशीन से करो, जब इसको कट करेंगे तो कट करके देखेंगे बिल्कुल क्लीन क्लीवेज देता है, एकदम चिकना। जैसे सोडियम क्लोराइड ले लो, उसको काटो ऐसे, नमक की डली लेके जब आप काटोगे तो देखोगे जब कटेगा तो उसका सरफेस बिल्कुल चिकना रहेगा, प्लेन बराबर। क्लीवेज कैसी आती है इसमें, क्लीन, ठीक है। तो ये भी एक इसमें प्रॉपर्टी होती है, इसको भी हम नोट करेंगे, नोट करें। When cut, they undergo clean cleavage, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो इस तरह के सॉलिड को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। अब मैं अगला सॉलिड लेता हूँ, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। इस पर हम अभी और थोड़ा सा बात करेंगे। ये तो नोट कर लिया आपने ना, इसको नोट करिए, मैं इसको रब करता हूँ। अगली चीज़ मैं लेता हूँ एमॉर्फस सॉलिड। चलो सेकंड लेते हैं अपन, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। इसी को आप नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टल नहीं होता ना, नॉन क्रिस्टलाइन को ही क्या बोला जाता है, एमॉर्फस सॉलिड बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, खासियत, कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कोई भी चीज़, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इनका अरेंजमेंट कैसा होता है इसको देखना। तो इसमें जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, चाहे वो किसी भी नेचर के हों, आर अरेंज इन ऑर्डर। इसमें भी ऑर्डर में अरेंज रहता है भाई ना, याद रखना। अप टू शॉर्ट रेंज। बस डिफरेंस कहाँ आ जाता है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑर्डर से मॉलिक्यूल्स अरेंज रहते हैं, एटम अरेंज रहते हैं।
और एमार्फस में ऑर्डर नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना, ऑर्डर दोनों में फॉलो होता है। एटम्स चाहे क्रिस्टलाइन सॉलिड हो चाहे एमार्फस सॉलिड हो, दोनों में ऑर्डर के हिसाब से ही अरेंज रहते हैं, ऑर्डरली अरेंज रहते हैं, रेगुलर, ठीक है। लेकिन एक में रेंज कैसा रहता है, लॉन्ग, और इसमें रेंज कैसा रहता है, बस थोड़ी दूर तक ऑर्डर फॉलो होता है, उसके बाद डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये एटम का अरेंजमेंट है, यहाँ तक तो बढ़िया ऑर्डर फॉलो हुआ, और इसके बाद फिर एटम डिसऑर्डर हो गए, ऐसे हो गए, कहीं भी आ गए, है ना। तो ऐसे कुछ दूर तक डिसऑर्डर रहे, और फिर हमने देखा फिर से ऑर्डर फॉलो हुआ कुछ दूर तक, और फिर से देखा डिसऑर्डर हो गए, ऐसे ऐसे, समझ में आया। तो थोड़ी दूर तक ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है, ऑर्डर फॉलो हुआ यहाँ तक, उसके बाद डिसऑर्डर हो गया, फिर कहीं जाके थोड़ी दूर ऑर्डर फॉलो होगा। तो ऑर्डर फॉलो होता है लेकिन शॉर्ट रेंज तक, छोटे से डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो इस तरह के सॉलिड को अपन क्या बोलते हैं, एमार्फस सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगली चीज ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिए, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है जैसे ग्लास, ठीक है, रबर, प्लास्टिक, कोल तार, एटसेट्रा। ये समझ आया। तो एग्जाम्पल अगर ध्यान में रहेगा तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, कम से कम एक दो एग्जाम्पल याद रखो, जैसे NaCl, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल याद रखोगे। इसके एग्जाम्पल कौन है इन सॉलिड के, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ग्लास, रबर हो गया। कोल तार किसको बोलते हैं, कोल तार, डामर, समझ रहे हो, ठीक। अच्छा, अब इसमें देखना ना, अगर इसके एग्जाम्पल ये हैं, ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप सोच सकते हैं कैसा होगा, ठीक है। सोचिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दे हैव वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कैसा, वेरिएबल, क्या मतलब हुआ, अलग अलग। सिर्फ मैं ग्लास का एग्जाम्पल अगर पकड़ूं, सिर्फ ग्लास, बाकी की बातें हम नहीं कर रहे, ग्लास, तो दुनिया में ग्लास एक तरह का नहीं होता, कांच एक तरह का नहीं होता, लाखों तरह के ग्लास होते हैं। तो अगर लाखों तरह के ग्लास होते हैं तो हर एक का मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, अलग अलग, चेंज होने वाला, डिफरेंट डिफरेंट, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूँ, एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ, गोल्ड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ, गोल्ड। दुनिया में गोल्ड कितनी तरह का होता है, एक तरह का, समझ में आया। गोल्ड एक ही तरह का होता है, लेकिन ग्लास हजारों तरह के होते हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर गोल्ड एक तरह का होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, एक फिक्स कांस्टेंट, समझ में आया। और ग्लास अगर कई तरह के होते हैं, हजारों तरह के, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट। ऐसा क्यों होता है, हाँ, ये डिसऑर्डर इसीलिए होता है, समझ रहे हो। अब इसके लिए एक वर्ड मैं और इम्पॉर्टेंट यूज़ करता हूँ, इसको समझना। ऐसे सॉलिड को हम लोग बोलते हैं, दे आर सुपर कूल्ड सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड, कुछ भी बोल सकते हो, सॉलिड ही लिख दो। दे आर सुपर कूल्ड सॉलिड, ठीक है, दे आर सुपर कूल्ड सॉलिड, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टलाइन का मैंने अरेंजमेंट ऐसे बनाया था लॉन्ग रेंज के लिए, और ये क्रिस्टलाइन का ही बना हुआ है अभी भी। जैसे मान लो ये गोल्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब देखो, एमार्फस सॉलिड को हम लोग और क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हो इसको ना। क्या मतलब होता है इसका, सुपर कूल्ड सॉलिड का? इसका मतलब ये होता है, ध्यान से समझना, मैंने अभी एग्जांपल ग्लास लिया, इसमें मान लो मेरे पास पिघला हुआ ग्लास है, कैसा, पिघला हुआ, और पिघले हुए ग्लास का मैं सॉलिडिफिकेशन कराना चाहता हूँ, यानी उसको जमाना चाहता हूँ, सॉलिडिफिकेशन।
और एक तरफ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ गोल्ड का, मेरे पास पिघला हुआ सोना है गोल्ड, और उसको भी मैं सॉलिडिफाई करना चाहता हूँ, जमाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास दो टेक्निक है जमाने के, क्या दो। अगर मैं उसको धीरे 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 सॉलिडिफाई करता हूँ, समझ रहे हो ना, बहुत देर में होगा सॉलिडिफाई। और दूसरा तरीका क्या है कि बहुत रैपिड कूलिंग करूँ तो वो फट से सॉलिड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को गिरा दूँ, जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर हमको आइस जमाना होता है, तो आइस हम देखते हैं 20 मिनट में जम जाता है। आप अपने फ्रिज का लेवल हाई कर दीजिए तो बहुत जल्दी कूलिंग कर देता है। तो टेम्परेचर जब हम बहुत कम कर देते हैं तो कूलिंग फास्ट हो जाती है, समझ रहे हैं। तो कूलिंग को फास्ट करना कम टाइम में, इसको बोलते हैं सुपर कूल करना, बहुत जल्दी उसको जमा देना, सॉलिडिफाई कर देना, समझ रहे हो। तो अगर मैं ग्लास मेरे पास पिघला हुआ रखा हो और मैं उसको सॉलिडिफाई करना चाहता हूँ, अगर मैं उसकी रैपिड कूलिंग कर दूँ, बहुत फास्ट उसको जमा दूँ, तो उसके मॉलिक्यूल्स को, उसके एटम को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो ऐसे जाके एक ऑर्डर में अरेंज हों, समझ रहे हो। जब हम बहुत फास्ट कूलिंग करेंगे तो एटम या मॉलिक्यूल जहाँ पाएंगे जगह वहीं जाके बैठ जाएंगे और सेट हो जाएंगे, जम जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, इसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा, ये डिसऑर्डर मैनर में आके अरेंज हो जाएंगे। शॉर्ट रेंज के लिए कहीं कहीं थोड़े बहुत मॉलिक्यूल या एटम बढ़िया से ऑर्डर में अरेंज होंगे, लेकिन ओवरऑल अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, डिसऑर्डर, समझ रहे हैं। वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं, मेरे पास पिघला हुआ गोल्ड है, ठीक है, और उसकी मैं कूलिंग कराऊं, तो गोल्ड की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं उसको धीरे धीरे सॉलिडिफाई कराता हूं तो ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे ऐसे अपनी अपनी जगह में ही जाके अरेंज होते हैं, ये डिसऑर्डर नहीं होते, समझ रहे हो, डिसऑर्डर नहीं होते। तो ये ऐसे सेट हो जाते हैं ऑर्डर में, धीरे धीरे कूलिंग कराने में। फास्ट कूलिंग कराऊंगा तो हो सकता है कोई एटम इधर आ जाए, कोई उधर, कोई वहाँ, जहाँ पाएंगे वहीं रैंडमली जम जाएंगे, तो थोड़ा बहुत ऑर्डर इसका भी बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर हम स्लो कूलिंग कराएं, तो रैपिड कूलिंग नहीं करा रहे, स्लो कूलिंग करा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल बिल्कुल ऑर्डर से अरेंज होंगे, और ऑर्डर से अरेंज होंगे तो आप समझ सकते हो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी होगी, हाई, समझ रहे हो। और अगर मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर तरीके से अरेंज हैं तो इसको तोड़ना भी आसान होगा, इसलिए इसको मेल्ट करेंगे तो कम टेम्परेचर में ही मेल्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो किसी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, किसी का लो होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, एटम के अरेंजमेंट पर। अगर एटम बढ़िया से ऑर्डर में अरेंज हैं तो इसको तोड़ना भी मुश्किल होगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, हाई। और अगर एटम डिसऑर्डर में अरेंज हैं तो इसको तोड़ना बहुत आसान है, थोड़ा सा गर्म करोगे, वैसे भी ये अरेंजमेंट कमजोर ही है, डिसऑर्डर, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत जल्दी आ जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये चीज़ समझ में आया। और ऐसा क्यों होता है इसलिए इसको देखो सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इसका टेम्परेचर अगर हम कम करें, बहुत रैपिड कूलिंग कराएं, तो इसमें मॉलिक्यूल्स कैसे सेट हो जाते हैं, डिसऑर्डर। इसलिए ऐसे सॉलिड को क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड। समझ में आया ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, इसका एक और नाम है, नोट करोगे यहीं पर, यहाँ पर लिखता हूँ। इसी सॉलिड को हम बोलते हैं सीडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड, ठीक है। क्या मतलब होता है स्यूडो सॉलिड का, धोखा देने वाला सॉलिड। असल में ये सॉलिड है ही नहीं, समझे ना। स्यूडो सॉलिड का मतलब झूठा सॉलिड, धोखा देने वाला सॉलिड। क्यों? क्योंकि मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, इसमें देखिएगा। हम लोग अपने खिड़की में, विंडो में या दरवाजे में, डोर में कांच लगाते हैं। खिड़की में तो लगाते ही हैं, अक्सर घरों में आपने देखा है लगा रहता है, ग्लास लगा रहता है ना। ग्लास अगर खिड़की में लगा रहे और काफ़ी साल तक लगा रहे, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल, तो आप देखोगे धीरे 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 ऊपर का ग्लास पतला हो गया और नीचे का ग्लास मोटा हो जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में आता है। समझ में आया कैसे आता है? वाई ए ग्लास ऑफ विंडो इज थिकर एट बॉटम। समझ में आया कि विंडो में लगा हुआ ग्लास नीचे से मोटा क्यों हो जाता है, ऊपर से पतला क्यों हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद मिल्की क्यों हो जाता है। मिल्की यानी उसमें दुधिया रंग आ जाता है, सफ़ेद कलर का हो जाता है। हम बोलते हैं इसका कलर उड़ गया है, ठीक है, वाइटनेस आ जाती है ग्लास में। तो ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आता है, तो हम इसको नोट भी करेंगे आगे चल के, ठीक है। ये समझ में आया ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है, सीडो सॉलिड। ये सॉलिड नहीं है, ये धोखा देने वाला सॉलिड है।
इसका एक्चुअल बिहेवियर क्या है? जो लिक्विड का बिहेवियर होता है। लिक्विड का बिहेवियर कैसा होता है? बहने वाला, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। वही टेंडेंसी ग्लास के पास भी होती है, ठीक है। तो काफ़ी देर तक अगर ग्लास विंडो में लगा रहे तो ग्लास ऊपर से फ्लो होकर नीचे की तरफ आने लगता है। भाई दिन भर तो धूप में रहता है, धूप पड़ेगी, मुलायम होगा, है ना, सॉफ्ट होगा, तो नीचे बहने लगेगा, लिक्विड जैसा बिहेव करेगा। तो बहने की टेंडेंसी की वजह से ग्लास बह के नीचे की तरफ आता है, तो नीचे का हिस्सा कैसा हो जाता है? मोटा, और ऊपर का पतला। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ग्लास क्या है? सीडो सॉलिड। मतलब ग्लास कौन है? एमार्फस सॉलिड। समझ में आ रहा है? अगर वो क्रिस्टल होता, सोने को तुम 10 साल धूप में रखो, क्या पिघल के नीचे गिरेगा? आयरन को तुम 10 साल धूप में रखो, कभी पिघल के नीचे गिरेगा? नहीं, क्योंकि उसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड। नोट कर लो, उसमें क्रिस्टलाइन वाले में उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड। और एमार्फस सॉलिड को क्या बोलते हैं? सीडो सॉलिड्स। ये झूठा सॉलिड है ना, याद रखना। समझ में आया? ये चीज़ आया समझ में कि नहीं? आ रहा है ना? अच्छा, अगली चीज़ मैंने आपको ये बताई, ठीक है। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे ना क्रिस्टलाइन में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का बिहेवियर कैसा होता है, किस नेचर का होता है? एनिस्ट्रोपिक। मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है? डिफरेंट होती है। ये हमने डिस्कस किया। एमार्फस सॉलिड के लिए ये कंडीशन होती है कि दे आर आइसोट्रोपिक, या इसको आइसोमॉर्फस भी बोलते हैं। आइसोमॉर्फस, आइसोट्रोपिक भी लिख सकते हो, आइसोमॉर्फस भी लिख सकते हो, ठीक है। आइसोमॉर्फस या आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्या मतलब होता है आइसोमॉर्फस या आइसोट्रोपिक का? हाँ? कि जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी किसी भी डायरेक्शन से देखोगे सब कैसे मिलेंगी? सेम, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो। आइसोमॉर्फस का डेफिनेशन, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, या सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, ये ठीक है। तो एमार्फस सॉलिड का बिहेवियर कैसा होता है? आइसोमॉर्फस नेचर का होता है। आइसोमॉर्फस का मतलब समझ आया? किसी भी डायरेक्शन में जाओ सभी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होंगी? चाहे आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी हो, थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी हो, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, अलग अलग डायरेक्शन में सब कैसी होंगी? सेम। कैसे सेम? ये देखो यहाँ पर, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ ऐसे, या इस डायरेक्शन में जाऊँ ऐसे, ऐसे जाऊँ या ऐसे जाऊँ, इधर जाऊँगा तो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा मिलेगा? डिसऑर्डर। इधर जाऊँगा तो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा मिलेगा? डिसऑर्डर। तो किसी भी डायरेक्शन में जाओ, हर डायरेक्शन में क्या है? डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर मतलब इधर जैसी मिलेंगी इधर भी वैसे ही मिलेंगी, डिसऑर्डर। दोनों तरफ डिसऑर्डर है तो अरेंजमेंट, बिहेवियर कैसा दिखेगा? एक जैसा, ठीक है। ऐसे भी हम बना सकते हैं इस तरह से। देखना, देखो ना, इसको मैंने कहा ये है ए, ये बी, ये ए, ये बी, ठीक है। कुछ दूर तक तो ऑर्डर ठीक चला, उसके बाद आ गया बी, बी और ए। ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया कि नहीं? ए बी चला, फिर क्या हो गया? बी बी बी, ए चेंज हो गया। तो थोड़ी दूर तक तो ऑर्डर में रहा, बाद में डिसऑर्डर हो गया, तो शॉर्ट रेंज के लिए ऑर्डर रहा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ ले लेते हैं, ये बी था और ये बी था, मान लो ये ए, ये मैं रैंडमली ऐसे ही बना रहा हूँ ना, ये ए, ये बी हो गया,
ये बी, समझ रहे हो, किसी भी तरह से, समझ रहे हो ना, थोड़ी दूर के लिए ऑर्डर फिर डिसऑर्डर हो गया। इसी तरह से मान लो ये ए है, ये बी, 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 ये ए, फिर ये ए, ऐसे, ये हो गया ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज ए, ऐसे डिसऑर्डर। बात समझ में आया? चाहे आप ऐसे बना के समझो चाहे ऐसे बना के समझो, एक ही मतलब है। शॉर्ट रेंज के लिए थोड़ा सा ऑर्डर, फिर बाद में डिसऑर्डर हो गया। ऑर्डर का मतलब समझ में आया क्या है? अब इसमें हम डिफरेंट डायरेक्शन में चल के देखते हैं। जैसे मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो मुझे अरेंजमेंट कैसा मिलेगा? देखो बी ए बी 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 मिला तो रेगुलर मिला कि डिस्टर्ब मिला? डिस्टर्ब मिला। थोड़ी दूर तक ऑर्डर फॉलो हुआ होगा, बाद में फिर चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरफ से अगर मैं कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी कैलकुलेट करूं, चाहे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करूं या इलेक्ट्रिकल बिहेवियर देखूं या थर्मल बिहेवियर देखूं, कोई भी प्रॉपर्टी देखूं, मुझे कैसे मिलेगी? इर्रेगुलर, डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, तो प्रॉपर्टी भी कैसी होगी? डिफरेंट, समझ रहे हो। और अगर मैं ऐसे चला जाऊँ, ये मान लो ये ऐसे चला गया, तो फिर मुझे क्या मिलेगा? देखो ए बी, तो फिर क्या आएगा? ए बी। कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी हर बार मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट भी मिल सकता है। यहाँ पर क्या मिला? देखो बी ए, फिर ए बी ए, ऐसा मिल रहा है। और यहाँ ए बी, ये अलग है, ये अलग है। तो अगर दोनों अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं रास्ते में अलग अलग, तो दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन की प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी? अलग अलग। तो इसमें चाहे तुम ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, प्रॉपर्टी तुमको हर डायरेक्शन में कैसी मिलने वाली है? अलग अलग। अलग अलग मतलब इधर भी अलग मिल रही, इधर भी अलग मिल रही, हर तरफ अलग अलग मिल रही, तो क्या बोलेंगे? एक जैसी। हर जगह डिफरेंट ही मिल रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? हर तरफ सेम है। क्यों? क्योंकि हर तरफ अलग अलग ही मिलना है, डिफरेंट डिफरेंट ही मिलना है, ठीक है ना। तो ऐसे बिहेवियर को अपन क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक या आइसोमॉर्फस, ठीक है। यहां तक समझ आया? तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल ग्लास, प्लास्टिक, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स गोल्ड हो गया, NaCl हो गया, ZnS हो गया, LiCl हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इन दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है क्वेश्चन, तो इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करोगे आप, ठीक है। ये नोट करो।